तो नमस्कार दोस्तों, परमार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है यूपी टेट से संबंधित सीडीपी यानी बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। सभी के सभी प्रश्न प्रीवियस मॉडल पेपर से संबंधित हैं। 2011 से लेकर 2019 के बीच में जितने भी एग्जाम हुए हैं यूपी टेट के, उससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न रखे गए हैं। और खास बात यह है कि सभी के सभी प्रश्न जो हैं रिपीट हुए हैं। जितनी बार रिपीट हुए हैं उन प्रश्नों को केवल शामिल किया गया है। तो सभी लोग आज की क्लास बेहतर तरीके से देखिएगा और लास्ट तक बताइएगा कि आप लोगों ने यहाँ पे 20 प्रश्नों में से, याद रखिएगा 20 प्रश्नों में से 15 प्रश्नों का टारगेट शुरू यहाँ पे अचीव किया है या फिर नहीं किया है। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। परमार एजुकेशन का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि यूपी टेट का है 2019 8 जनवरी प्रथम पाली का है। इसमें पूछा गया है प्रश्न में कि बाल विकास मुख्य रूप से किससे प्रभावित होता है, यानी बालक का विकास जो है मुख्यतः किससे प्रभावित होता है। पहला हमारा यहाँ पे कह रहा है कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से होता है, और दूसरा कह रहा है हमारा केवल वातावरण से होता है, तीसरा कह रहा है कि केवल वंशानुक्रम से होता है, और चौथा कह रहा है कि शिक्षा से होता है। तो केवल शब्द जहां पर भी लगाया गया है उससे काट दीजिएगा, ये आपका नेगेटिव है। इसमें भी कहीं कहीं नेगेटिव आपका चल जाएगा सीटेट के अलावा। कह रहा है कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है, एकदम सही है। वातावरण के अंतर्गत ही आपका शिक्षा आ जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। माता पिता के जीन जो होते हैं, उनके माता पिता के जितने भी गुण होते हैं वो उसके बच्चे में आते हैं, और वही उसका निर्धारण करता है कि बालक कैसा होगा। और वातावरण उसके परिवेश में ढलने के बाद बालक के वो उसके प्रभाव डालता है। तो राइट आंसर यहाँ पे पहला सही होगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में बताया गया है कि बालक का विकास जो होता है वंशानुक्रम बच्चे को उसकी जैविक विशेषताएं देता है, और वातावरण जो होता है उसका इन्वायरमेंट यानी उसको विकसित करता है परिवेश में रहने लायक। तो ये थे आपके पहले का उत्तर पहला। अब बात करेंगे यहाँ पे दूसरे प्रश्न का। दूसरा प्रश्न आपका आया है ये 2018 का पूछा गया, 18 नवंबर द्वितीय पाली का है, यानी सेकेंड पेपर का ये प्रश्न है। 18 नवंबर का यह प्रश्न है 2018 का। इसमें पूछा गया है कि किस मनोवैज्ञानिक को बाल केंद्रित शिक्षा का जनक कहा जाता है। पहला कह रहा है कि पावलाव को, दूसरा पेस्टोलॉजी का, तीसरा कह रहा है कि वुडवर्थ को, चौथा कह रहा है कि स्किनर को। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा सही होगा? पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर चौथा सही होगा? कमेंट में जरूर करिएगा। ये देखिए इसका राइट आंसर किसे कहा गया है, बाल केंद्रित शिक्षा का जनक किसे कहा गया है? तो पेस्टोलॉजी को कहा गया है। राइट आंसर आपका किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा, एकदम करेक्ट होगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो इसमें यह बताया गया है कि पेस्टोलॉजी ने शिक्षा को बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों पर आधारित करने की बात कही है। इस आधार पर पेस्टोलॉजी आपका सही होगा। अगर हम बात करें तीसरे प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा गया है 2017 में 15 अक्टूबर प्रथम पाली यानी प्राइमरी का ये प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष का जो बच्चा होता है किस अवस्था में होता है। पहला करा है संवेदी परिकामक अवस्था, 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पे ठोस संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो पहला तो होगा नहीं, तो इसमें राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तीसरे का। देखिए तीसरे का जो जाएगा 7 से 11 जो होता है औपचारिक के अंतर्गत आता है। कितना? 7 से 11 यानी 11 से 7 वर्ष का जो बालक होता है ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आता है। राइट आंसर जो जाएगा आपका चौथे के साथ जाएगा तीसरे का। तीसरे का जो राइट आंसर होगा आपका, सॉरी यहाँ पे ठोस संक्रियात्मक अवस्था में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 से 11 वर्ष की बात किया है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था नहीं होगा। राइट आंसर आपका ठोस यानी तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगर इसकी अवस्थाओं की बात करें तो इसको देख लेंगे हम लोग बाद में, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इस अवस्था में बच्चा जो होता है ठोस वस्तुओं को तार्किक रूप से विकसित कर सकता है, यानी सोच सकता है। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो कि आपका चौथा प्रश्न है, अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपका 16 का है, 2016 का है, 19 दिसंबर द्वितीय पाली का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि सहपाठी समूह यानी पीर ग्रुप जो होता है, यानी बच्चों का जो समूह होता है, बच्चे किस के विकास में सहायक होता है, किस प्रकार से। तो पहला कह रहा कि बौद्धिक विकास के लिए, दूसरा कह रहा कि सामाजिक, तीसरा नैतिक, और चौथा कह रहा कि ये सभी। तो सभी लोगों को पता है कि जो पीर ग्रुप होता है यानी सहपाठी समूह जो होता है, इसमें बौद्धिक विकास भी होता है, बालक आपस में विचार करेंगे, और यहाँ पे सामाजिक यानी बालक अलग अलग समाज से आएंगे तो उनकी रहन भाषा और बोलियां को सीखेंगे। नैतिक जिम्मेदारियां क्या है कि अपने मित्र के प्रति कितनी सजग रहना है आपको है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राइट आंसर आपका चौथा सही होगा। यूपी टेट में याद रखिएगा, यूपी टेट में आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप 100% चौथा ऑप्शन मार सकते हैं अगर सही दिया है तो। अगर इसकी व्याख्या की हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि सहपाठी समूह में बच्चा सहयोग, प्रतिस्पर्धा, नेतृत्व सीखता है।
अगर हम अगली प्रश्न की बात करें जो कि आपका है 5वां प्रश्न, इसमें बताया गया है कि यूपी टेट 2018 का है, 18 नवंबर प्रथम पाली का ये प्रश्न है, इतना याद रखिएगा। इसमें कहा गया कि स्कैन फोल्डिंग शब्द किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? ब्रूनर ने दिया है, वाइगोस्की ने दिया है, पियाजे ने दिया है, कोहलबर्ग ने दिया है। तो 5वें का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तो आप लोगों को पता है स्कैन फोल्डिंग जो है यहाँ पे वाइगोस्की के द्वारा विकसित किया गया है। राइट आंसर आपका जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, जितनी भी लोगों का आया है दूसरा एकदम करेक्ट होगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो स्कैन फोल्डिंग का अर्थ होता है शिक्षक द्वारा बच्चे को अस्थायी सहारा देकर सीखने में मदद करना। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर बालक साइकिल चला रहा है, चलाते चलाते एक क्रम ऐसा आता है कि यहाँ पर रुक जाता है, फिर यहाँ से रुकने के बाद उसे सहारा दिया जाता है अपने से बड़ों के। यहाँ से साइकिल चलाकर यहाँ पे आएगा बालक और यहाँ पे रुक जाएगा, फिर इसके बाद किसी के द्वारा यहाँ पे सहायता दी जाती है तो ये क्रम को पार कर लेता है, तो इसे स्कैन फोल्डिंग कहा जाता है, सहारा देना, वाइगोस्की के अंतर्गत आएगा। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, छठे प्रश्न की, तो इसमें बताया गया है यूपी टेट 2015 का प्रश्न है, 10 अक्टूबर प्रथम पाली का है ये प्रश्न। इसमें पूछा है कि सीखने में सर्वश्रेष्ठ प्रेरणा किसे माना जाता है? दंड को माना जाता है, पुरस्कार को माना जाता है, आंतरिक प्रेरणा को माना जाता है, प्रतियोगिता को माना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का किसके साथ जाएगा? दंड तो होगा नहीं, पुरस्कार होगा नहीं, आंतरिक यहाँ पे प्रेरणा यानी खुद के अंदर यहाँ पे प्रेरणा देना, यानी किसी का उदाहरण देके आप उसके अंतर्गत इतनी भावना उत्पन्न कर दे कि वो खुद से सीखने का के लिए प्रेरित हो जाए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा छठे का एकदम सही होगा। इसमें व्याख्या में बताया गया है कि आंतरिक प्रेरणा जो होती है अस्थायी और गहरी सीख प्रदान करती है, यानी सीखता है बालक खुद से अगर प्रेरणा के लिए उत्तरदायित्व होगा तो। अगर आप लोगों को लगता है कि यूपी टेट आपको निकालना है इस बार, तो आप इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखेंगे, ये होगा आपकी आंतरिक प्रेरणा। अगर किसी के द्वारा कहा जा रहा है करने के लिए तो ये आपका मनोबल ऊंचा करने के लिए होता है। तो ये था आपका राइट आंसर। और 7वें प्रश्न की ओर आगे बढ़े तो ये करा यूपी टेट 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था, 8 जनवरी द्वितीय पाली का प्रश्न है। इसमें पूछा है कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर आधारित है? नैतिक विकास का किस पर आधारित है? संज्ञानात्मक जीन पियाजे के साथ जाएगा, सामाजिक वाइगोस्की के साथ जाएगा, व्यक्तित्व ये क्रिसमस के साथ जाएगा, भावनात्मक ये भी आपका नहीं जाएगा इनके साथ। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 7वें का। अगर 7वें की बात करें तो संज्ञानात्मक के साथ जाएगा, नैतिक विकास का सिद्धांत आपका कोहलबर्ग नहीं है तो आपके संज्ञानात्मक विकास के साथ जाएगा। सीखने के लिए होती है नैतिक विकास, हमेशा सीखता रहता है बालक कुछ ना कुछ। तो राइट आंसर यहाँ पे पहला सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी व्याख्या की तो इसमें बताया गया है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के से जोड़ा है, एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका 8वां। इसमें बताया गया है, पूछा गया प्रश्न 2019 में, सॉरी यहाँ पे 2016 में पूछा गया है, 19 दिसंबर प्रथम पाली का ये है। इसमें पूछा गया है प्रश्न में कि शिक्षण, यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षण की बाल केंद्रित विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला कह रहा है कि शिक्षक की भूमिका का बढ़ाना, विषय सामग्री को रटाना, और तीसरा कह रहा है कि बालक के सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, और चौथा कह रहा है कि परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने के लिए। तो देखिए कुछ प्रश्न आपके सी टेट से मिलते जुलते मिलेंगे जो कि आपको घबराना नहीं है और इसमें टैग वर्ड का प्रयोग कर लेना है। जैसे यहाँ पे कहा है कि बाल केंद्रित होनी चाहिए, याद रखिएगा बाल केंद्रित नहीं दिया है, शिक्षक केंद्रित दिया है तो गलत हो गया। विशेष सामग्री को रटाना, रटाना भी आपका नेगेटिव पॉइंट है। बालक की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करना कि बालक कितने अच्छे से सीख रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। परीक्षा में अच्छे अंक लाना ये नेगेटिव है, राइट आंसर आपका तीसरा सही होगा। व्याख्या में बताया गया है कि बालक की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, यही आपका ऑप्शन सही होगा। अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा ईमानदारी से, क्योंकि यूपी टेट अब अनिवार्य हो गया है आप लोगों के लिए पास करना, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत ही नज़दीक हो जाएगा। जैसे ही यूपी टेट हुआ इसके बाद आप सुपर टेट देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और अगर एग्जाम नहीं आप निकाल पाए तो समझिए कि आप लोगों को एक चांस निकल गया, 8 साल फिर इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कह रहा है, पूछा है प्रश्न यूपी टेट 2014 में 22 फरवरी प्रथम पाली का ये प्रश्न है। इसमें पूछा है किस मनोवैज्ञानिक ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है? स्किनर ने, पावलोव ने, थांडाइन ने, ब्रूनर ने। तो राइट आंसर इसका 9वें का क्या होगा? तो सभी लोगों को पता है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो है पावलोव ने दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। ये 2014 22 फरवरी का एग्जाम है, एग्जाम का पेपर है। इसमें पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। सभी लोगों को अब पढ़ना पड़ेगा विस्तृत से। नोट्स की अगर आप लोगों की जरूरत है तो आप नोट्स को प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 199 रुपये में आपको CDP के पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि यूपी टेट 2015 10 अक्टूबर द्वितीय पाली का ये प्रश्न है। कह रहा है सीखने की सबसे महत्वपूर्ण इकाई क्या है? संकल्पना है, प्रवृत्ति है, प्रक्रिया है,
अनुभव है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका। 10वीं का राइट आंसर किसके साथ जाएगा। अगर हम बात करें तो अनुभव के साथ ही कर सकते हैं, क्योंकि 4 राइट आंसर होगा। इसमें सबसे सीखने का महत्वपूर्ण क्या होगा, अनुभव के द्वारा होगा। तो राइट आंसर चौथा आपका सही होगा। इसमें बताया गया है अनुभव, और इसकी व्याख्या हम लोग बाद में देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, हमेशा आता है, ये 3 बार प्रश्न पूछा गया है। यूपी टेट 2017 और 15 अक्टूबर द्वितीय पाली का ये प्रश्न है। इसमें आत्मसात की बात किया है, अनुकूलन की बात किया है कि अवधारणा किसने दी है, पावलोव ने दिया है, पियाजे ने, वाइगोस्की ने, स्किनर ने। तो जो 11 का राइट आंसर है पियाजे ने दिया है आत्मसात का। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। इसमें बताया गया है कि पियाजे ने आत्मसात का यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन के अंतर्गत कितने प्रश्न बने हैं इसको भी अगली क्लास में रखा जाएगा। यहाँ पे 12वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि यूपी टेट 2019 का प्रश्न है, 8 जनवरी प्रथम पाली का है। इसमें पूछा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला करा कि केवल शिक्षा का अध्ययन करना, दूसरा करा कि बालक को समझाना और उसके अनुसार शिक्षा देना, तीसरा करा कि परीक्षा प्रणाली का सुधार करना, और चौथा करा कि शिक्षा नीति अपनाना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, देखिए सभी के सभी प्रश्न सही लग रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे केवल शब्द लगा दिया है, परीक्षा प्रणाली में सुधार करने की बात कर रहा है, शिक्षा नीति बनाने की बात कर रहा है, बालक को समझाना और उसके अनुसार शिक्षा देना, यही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। कितने स्कोर तक अभी आप लोगों ने पहुँचे 12 प्रश्न करते समय। अगर आप लोगों ने 10 तक पहुँच गए हैं, अगर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 10 तक प्रश्न आप लोगों ने अचीव कर लिया है 12 में से। 13वां प्रश्न करा है कि 2018 का प्रश्न है, 18 नंबर द्वितीय पाली का है। करा थार्नडाइक का प्रभाव नियम, यहाँ पे लॉ ऑफ इफेक्ट किससे संबंधित है, संज्ञानात्मक विकास से, अभिप्रेरणा से, अनुबंधन से, परीक्षण और त्रुटि अधिगम से। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 13 का। तो यहाँ पे जाएगा राइट आंसर आपका परीक्षण और त्रुटि से जाएगा, थार्नडाइक ने दिया था। राइट आंसर आपका जाएगा चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसकी व्याख्या में बताया गया परीक्षण और त्रुटि के अधिगम से है। यहाँ पे 14 का प्रश्न कर रहा है हमारा यहाँ पे कि सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है, आजीवन है, जन्मजात है, अस्थायी है, तत्कालीन है। तो सीखना आप लोगों को पता है, जो सीखना है आपका आजीवन है, चलते रहता है आपका सीखना, हर एक क्रम में सीखते जाएंगे, चलते रहेंगे, रास्ते में कुछ सीख लिया तो आजीवन रहता है ये। अगर हम बात करें यहाँ पे 15वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कह रहा है कि यूपी टेट 2014 में पूछा गया 22 फरवरी द्वितीय पाली का प्रश्न है। तो ये कह रहा है कि बाल्यावस्था को किसे कहा जाता है, बाल्यावस्था को किसे कहा जाता है, या फिर बाल्यावस्था किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 0 से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। तो यहाँ पे कह रहा है कि बाल्यावस्था को किसे कहा जाता है, यानी बाल्यावस्था किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर जाएगा 6 से 12 वर्ष जो होता है, इसे ही बाल्यावस्था कहा जाता है। ठीक, आइए इसकी कुछ विशेषता है उसको देख लेते हैं, और किस अवस्था को क्या कहा जाता है इसे देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि 0 से 2 वर्ष जो होता है शैशवावस्था कहलाती है, जी यहाँ पे 2 से 6 वर्ष जो होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था कहलाती है, और 6 से 12 वर्ष जो होती है बाल्यावस्था कहलाती है, और 12 से 18 वर्ष जो होता है किशोरावस्था कहलाती है। तो इतना ही आप लोग याद रखिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 16वें प्रश्न पे 16 का प्रश्न कर रहा है कि यूपी टेट 2019 8 जनवरी द्वितीय पाली का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि सीखने का स्थानांतरण का अर्थ क्या है। पहला करा कि नई स्थिति में पुरानी ज्ञान उपयोग करना, दूसरा करा नई स्थिति में नई प्रक्रिया देना, और कह रहा है नई शिक्षा को भूल जाना, चौथा कह रहा है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना। राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 16वें का। 16 का राइट आंसर बात करें तो नई स्थिति में पुरानी स्थिति का उपयोग करना, यानी पुराने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके नए ज्ञान को सीखना, ये राइट आंसर जाएगा, पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपका 17वां है। ये हमारा कह रहा है कि यूपी टेट 2017 में पूछा गया प्रश्न 15 अक्टूबर प्रथम पाली का है। ब्लूम का वर्गीकरण मुख्य रूप से किससे संबंधित है, बुद्धिमत्ता से है, शिक्षण उद्देश्यों से है, व्यक्तित्व से है, अभिप्रेरणा से है। तो आप लोगों को पता है कि यूपी टेट 2017 में ये प्रश्न जो पूछा गया था, ये लगभग 5 बार पूछा गया है, और हो सकता है इस बार भी पूछा जाए, क्योंकि ये जो संबंधित आपका ब्लूम वर्गीकरण से संबंधित जो 17वां प्रश्न है, ये शिक्षण उद्देश्यों से है, किस प्रकार से शिक्षण की उत्पत्ति यहाँ पे पूर्ति की जाती है, किसका प्रयोग किया जाता है, और सीखने का नियम क्या है, इससे संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 18वें प्रश्न की, तो इसमें देखिए क्या पूछा गया है। प्रश्न यूपी टेट 2015 का है, 10 अक्टूबर प्रथम पाली का है। पूछा है कि बाल आपराधिक, ये कई बार पूछा गया है प्रश्न, 3 बार पूछा गया है। बाल अपराधी का मुख्य कारण क्या है, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक असंतुलन, यहाँ पे करा के अनुशासन की कमी, सभी। तो हमने कहा है चौथा ऑप्शन अगर सभी दिया है तो यूपी टेट में आपका 100% ये सही होगा। राइट आंसर चौथा सही होगा।
अगर हम बात करें आज की क्लास के 19वें प्रश्न की, तो इस ये प्रश्न जो है आपका पूछा गया है यूपी टेट 2018 में 18 नवंबर प्रथम पाली का प्रश्न है। पूछा गया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित बनाने वाला सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। तो पहला करा है रट कर, जो कि आपका गलत होगा। छात्र केंद्रित पद्धति अपनाकर, सही होगा। केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित होगा, नहीं। परीक्षा पर ध्यान देकर, नहीं। राइट आंसर दूसरा होगा, बाल केंद्रित शिक्षा आधारित होनी चाहिए। और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है जो कि आप लोगों के लिए रखा गया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और ये प्रश्न है यूपी टेट 2016 19 दिसंबर प्रथम पाली का है, यानी 1 से लेकर 5 तक प्राइमरी तक ये प्रश्न है। कह रहा है कि बच्चे में सृजनात्मकता विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। पहला कह रहा है कि उसे प्रश्न पूछने से रोकना, दूसरा स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना, तीसरा कह रहा है कि केवल अनुशासन पर ध्यान देना, चौथा कह रहा है कि केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित होगा। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर चौथा, इसमें से कौन सा सही होगा। इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, अगर आज की क्लास बेहतर लगी हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कर लीजिएगा, सभी लोग लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतर है। अगली क्लास आप लोगों की मैथ पे चलेंगी, यूपी टेट मैथ की क्लास चलेंगे, जो भी प्रीवियस मॉडल पेपर में से आधारित होंगे और जितने भी बार पूछे गए हैं उन सबसे आधारित होगा प्रश्न। और आज की क्लास के लिए एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं, परमा एजुकेशन के नाम से होगा। शेयर करिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अपनी प्रिपरेशन जारी रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही।